आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे कर्नाटक के सियासी नाटक की। जी हां, कर्नाटक में एक बार फिर रियासती हुकूमत पर मुश्किलों के बादल मंडला रहे हैं। जहां एक तरफ हुकूमत की हिमायत कर रहे आजाद एमएलए अपनी नई राह पकड़ चुके हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए भी पाला बदलने की फिराक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम कुमारस्वामी भले ही सब कुछ ठीक होने और हालात को एंजॉय करने का दावा करें, लेकिन हालात कुछ हद तक बेकाबू जरूर हो चुके हैं। अब या तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आवाम का क्या, उसके मसलों का क्या, यह बड़ा सवाल है। तो आइए कर्नाटक संकट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एन लोकसभा चुनाव से पहले साउथ की सियासत में यह भूचाल, जी हां, जो कि आगे आने वाले दिनों में बड़ा रूप भी ले सकता है अगर इसे वक्त पर संभाला नहीं गया तो। क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बीजेपी को सिर्फ 9 एमएलए की जरूरत है हुकूमत कायम करने के लिए। 2 आजाद एमएलए ने इस वक्त कुमारस्वामी हुकूमत से सपोर्ट वापस ले लिया है। बीएसपी का एक एमएलए पहले ही सपोर्ट वापस ले चुका है, वो तो मिनिस्टर भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो कुमारस्वामी ये बात जरूर कह रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं इन हालात को, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस भी घबराई हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश, इसलिए वो अपने 104 लोगों को लेकर के गुड़गांव में जाकर बैठे हैं। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो फिर आप क्यों भागे भागे फिर रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ खास हो सकता है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर इतने ही आत्मविश्वास में है वजीर आला कुमारस्वामी, तो फ्लोर टेस्ट करा लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि उनके साथ कौन कौन है। लेकिन अभी यह भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अंदर खाने बड़ी डील चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, यह तो समझ में आता है। इस पर हम बात करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत खास पैनल मेरे साथ इस वक्त तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ दिनेश सिंह जी को जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। राकेश कपूर जी, सीनियर सहाफी के तौर पर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर खैर मकदम है आपका। मनीष कुमार गुप्ता जी, सियासी तजियाकार हैं, बहुत ही जारहाना अंदाज में, एग्रेसिव अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई के तर्जुमान हैं और बहुत सुलझी हुई बात, बहुत सटीक बात और एग्रेसिव तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं। और हम अरशद आजमी साहब को भी अपने साथ जोड़ेंगे, कांग्रेस के लीडर हैं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरशद आजमी साहब, आपका भी खैर मकदम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं मामले को जरा समझने की कोशिश करना चाहता हूं और इसके लिए मैं रुख करूंगा सियासी तजियाकार मनीष कुमार गुप्ता जी का। मनीष जी, आपको क्या समझ में आ रहा है फिलहाल जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसको देखते हुए जरा हमें भी समझा दीजिए। देखिए, ये एक मैनेजमेंट, और पहले जरा 2 मिनट में समझा दीजिए, आपका टाइम शुरू होता है प्रोग्राम का तरीकाकार। आप समझिए, ये देश के लिए एक केस स्टडी है जी। ये एक लेसन है देश की जनता के लिए, जहां देश की जनता या प्रदेश की जनता किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न देकर, स्थिर सरकार न देकर अस्थिर सरकार दे देती है, तो यही हाल होता है। लालच की पराकाष्ठा बढ़ती चली जाती है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, विधायक खरीदने और बेचने की स्थिति में आ जाता है। नहीं तो इस दबाव में आ जाता है कि अगर मैं नहीं बिका तो कोई और बिक जाएगा, मैं रह जाऊंगा। इसलिए इस लेसन को देश की जनता को कर्नाटक के नाटक से समझ लेना चाहिए कि एक स्थिर सरकार की तरफ में ध्यान देना होगा, चाहे वो कोई भी हो, जो ठीक लगे, बट पूरे देश का, पूरे प्रदेश का मूड एक जैसा हो। अब देखिए यहां क्या हुआ, जिस पार्टी के पास सबसे कम विधायक थे उसको सरकार दे दी गई, यानी कहीं ना कहीं कोई गेम खेला गया। अब इस गेम की वजह से क्या हुआ कि लोगों में लालच बढ़ता चला गया। हर विधायक को यह लगने लगा कि मुझे मंत्री पद क्यों नहीं, क्योंकि जिसके सबसे कम मंत्री विधायक थे उसको पद मिल गए। तो अब वो कांग्रेस में ये होड़ लग गई कि मुझे भी मंत्री पद मिले, मुझे भी मंत्री पद मिले। तो नेचुरल सी बात है, जो असंतुष्ट है उन्हें लगा कि मैं तो सत्ता में आके भी बेकार रह गया। इस मलाई की नदी में कूदने के बावजूद भी मेरे मुंह में तो मलाई का एक दाना भी नहीं गया। इसलिए, और ऐसे लोगों को बीजेपी ने भांपा। और ये बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, सपा बसपा, ये सब यही तो करते आए हैं देश में। अस्थिर सरकार का यही तो होता आया है, खरीदते बेचते जाते रहिए, और नहीं तो मौका लगता है तो केंद्र सरकार गवर्नर का राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करती है। तो इस खरीद बेच को आगे बढ़ाते हुए इस बार बीजेपी ने ऐसा मौका ताड़ा और देखा कि कहीं मौका मिले तो दक्षिण भारत में अपनी एंट्री को वापस कर लें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास और भी समझूंगा चीजों को आपसे। मैं दिनेश सिंह जी की तरफ जाऊंगा। दिनेश सिंह जी, ऑपरेशन लोटस एक बार आप लोगों ने 2008 में चलाया था, कर्नाटक में कामयाब रहे थे।
इस बार भी ऑपरेशन लोटस की फिराक में है, क्यों भागे भागे लेकर फिर रहे हैं अपने 104 लोगों को और इधर तोड़फोड़ की कोशिश? इमरान जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को लेकर भाग नहीं रही, ना तो किसी को तोड़ रही है। अगर आप कर्नाटक के सियासत पर गौर करें तो वहां के चुनाव में जो वहां की संख्या है 224 विधायकों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारे 104 एमएलए जीत कर आए थे और हमको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने आमंत्रित भी किया था। हमने सरकार बनाई, लेकिन हम बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए और हमने रिजाइन दिया। तो हमको अगर यही खरोद परोद करनी होती तो हम उसी समय कोशिश कर लिए होते, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं वो पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी, जेडीएस पूरे चुनाव में पानी पी पी कर एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वही अब साथ आए हैं। ये बेमेल समझौता है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। अवसरवादी की राजनीति गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता है। जब विचारात्मक कोई गठबंधन होता है, किसी काम के लिए, अच्छे कॉज के लिए कोई गठबंधन होता है तो निश्चित। और दूसरी चीज, हम क्यों सेंधमारी करेंगे? हमको क्या पड़ी है? आप कह रहे हैं हम अपने विधायकों को लेकर, हमारे सारे विधायक परिषद में आए थे, हमारी राष्ट्रीय परिषद थी, हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो 19 की तैयारी कर रहे हैं। बंबई में कांग्रेस के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं आप? तीन वहां पहुंचे हुए हैं, उनके साथ बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? इमरान जी, सरकार इनकी कर्नाटक में, विधायक इनके, फोर्स इनके पास है। अगर आपने 4 फोर्स दिया है तो 10 और दे दीजिए। अगर कोई विधायक की खरीद फरोख्त कर रहा है, कोई अपहरण किया तो एफआईआर कराइए ना। ये नाटक है। ये सिर्फ नाटक किस लिए है आपको अगले सेगमेंट में हम बताएंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। हमने इनके 2 एमएलए आज राज्यपाल को, गवर्नर को उन्होंने लिख कर दिया समर्थन वापसी का। आप कह रहे नहीं, इनके लोग तो खुद भाग रहे हैं। तो जो लोग इस तरह की सियासत में लगे, हमारा इतिहास नहीं रहा। अगर हमारा इतिहास होता तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से ना जाती। हम अगर खरीद फरोख्त पर ही विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं, ये लोग कोशिश हो चुकी है सर ऐसी। ये ना लोग कहने के लिए कोई इल्जाम लगा दे, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा दीजिए, हम आपके ऊपर इल्जाम लगा दे। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति न की है, न कर रही है, न करेगी। चलिए सर, मैं और आपसे जानूंगा, समझने की कोशिश करूंगा और भी कुछ बातें आपको बताऊंगा, याद दिलाने की कोशिश करूंगा। अरशद आजमी साहब, भारतीय जनता पार्टी मासूम है, आप ही लोग अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे? बात पहुंची नहीं सर, लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मैं जब तक राकेश कपूर जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। राकेश कपूर जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या हल इसका निकलते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो बड़े तरीके से जो बात छुपाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि कर्नाटक का जो खान माफिया है, रेड्डी ब्रदर्स, ये जो कांग्रेस के जो 2-3 एमएलए बैठे हुए हैं बंबई में, आपको याद होगा ये वही लोग हैं, 2 इनमें से जब सरकार बन रही थी, सरकार बनने वाली थी, तो उन्हीं ये 2 के 2 विधायक जो थे वो गायब थे और बार बार कहा यह जा रहा था कि ये 2 विधायक जो हैं वो बीजेपी कैंप में है। येदियुरप्पा का जो पुराना इतिहास है, अगर आप गौर से देखें तो तोड़ फोड़ के अंदाज के वो डॉन है। जिस तरीके से 2008 में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद जिस तरीके से उन पर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि जो कोई म्युनिसिपल कमिश्नर भी नहीं करता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार चलाई और असेंबली में एक बार नहीं, एक बार तो उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया, अक्सरियत दिखा दी, तो वो लेकिन गलत साबित हुई। उसके बाद राज्यपाल को दोबारा कहना पड़ा कि दोबारा आप अपनी अक्सरियत साबित कीजिए असेंबली में। तो ये कलाकारी जो है, ये वो येदियुरप्पा साहब जो हैं उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है कि उनकी 104 सीटें होने के बावजूद और हुकूमत पर जो है वो कांग्रेस और जनता दल एस जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे वो बरसरे इक़्तिदार हैं। तो एक गालिब का एक शेर है ना कि नबर्द इश्क में हुए हैं, नबर्द इश्क में पहले ही हुए हैं पांव जख्मी, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे। तो ये हालत जो है वो वहां पर, इसमें बीजेपी सेंट्रल हाई कमान या बीजेपी हेडक्वार्टर या बीजेपी हाई कमान, उसका कितना हाथ है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन येदियुरप्पा
हर चंद कोशिश में हैं कि सरकार गिर जाए। बिल्कुल, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 2 दिन की सरकार के बाद, तभी से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और उस वक्त भी ये बातें सामने आने लगी थी, लोग कहने लगे थे कि येदियुरप्पा और भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर करेगी। मैं अब पहुंचूंगा अरशद आजमी के पास, फिर आमिर हैदर जैदी साहब के पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। अरशद आजमी साहब, भारतीय जनता पार्टी मासूम है, मैंने आपसे सवाल किया था, ये कह रहे हैं कि कोई हम ऐसा काम नहीं करते हैं, कांग्रेस खुद अपने लोगों को नहीं संभाल पाती है, तो हम क्या करें? हंसी आती है जनाब इनकी बातों पे। इनको शायद अपना इतिहास भूल रहे हैं। गोवा में क्या किया इन्होंने, उत्तराखंड में क्या किया है इन्होंने। ये हमेशा अपने पावर के बल पे जो खरीदो फरोख्त की राजनीति करते चले आ रहे हैं, इनको अपने इतिहास पे जरा मुड़ के देखना चाहिए। क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये आवाम ने इनको नकार दिया है और ये अब पावर और पैसे के बल पर इस तरह की हरकतें करने चाह रहे हैं। इनके एक विधायक ने डिक्लेयर किया है कि वो उन्होंने, राम शिंदे ने ANI से बताया भी है बल्कि कि लोटस, ऑपरेशन लोटस ये सक्सेस हो जाएगा और ये इनकी पूरी कोशिश है ये खरीद फरोख्त करने की। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनकी लाख कोशिश हो जाए लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। इनका चूंकि दिमागी तवाजुन इस वक्त बड़ा डिसबैलेंस है। इस वक्त इनका सियासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। 19 के चुनाव के परिणाम के इनको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस तरह की जोड़ तोड़ की नॉर्थ ईस्ट से लेकर के अब यहां तक की राजनीति इनकी जग जाहिर है। ये डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। ये जनता ने इनको पावर दिया था, ये नौकरियां देते। जनता ने इनको पावर दिया था कि ये टैक्सेस कम करते। जनता ने इनको पावर दिया था कि किसान की परेशानियों को दूर करते, एजुकेशन के मामले को आगे बढ़ाते, गैस के दाम घटाते। लेकिन इन्होंने ये सब करने में जो नाकाम हुए, तो आज इनको अपने घाव पे मरहम लगाने के लिए इस तरह की हरकतें ये अंदर अंदर कर रहे हैं। हालांकि इसमें इनको कामयाबी कहीं से नहीं मिलने वाली है। ये चाहे जितना भी हाथ पैर मार लें, ये सरकार ठीक है। मैं लौटूंगा अरशद आजमी साहब आपके पास, लौटूंगा, और भी सवाल आपसे करने हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, कैसे देख रहे हैं कर्नाटक के इस नाटक को? देखिए, अभी जो मेरे बराबर में बाजू में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये समस्या है एक पार्टी को बहुमत न देना। मेरा मानना यह है कि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अगर किसी एक को सत्ता इतनी सौंप दी जाती है तो वो निरंकुश हो जाती है और वो सत्ता में बैठ के किसी को नहीं देखता, संविधान की भी धज्जियां उड़ाता है। तो वो एक अलग बात है। हमें याद है कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से इसलिए हार गई थी कि उन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो कल तक समाजवादी था, आज रात तक वो रातों रात बदल के दक्षिणपंथी हो जाता है चुनाव से पहले, और जो दक्षिणपंथी होता है वो रातों रात समाजवादी हो जाता है। तो ये जो व्यापार, राजनीति के अंदर व्यापार आ गया है और व्यापारिक ढांचा आ गया है, तो राजनीति का, व्यापारी का एक ही मकसद होता है, व्यापार करना, और व्यापार का मकसद है यकसर लूट। और बीजेपी इस संगठित अपराध में शामिल है। वो इसलिए शामिल है कि अगर उसके सारे MP दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और बाकी के वहां है, तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग बहुत पहले से रची गई है इसी अक्सर लूट को, क्योंकि लूट का मौका नहीं मिल रहा है। अब उसे कैसे अंजाम दिया जाए, साजिश ये रची जा रही है। वरना आज भी उसकी सरकार तो आज भी मजबूत है। वहां जिसमें उन्हें 216 या 217 MLA का समर्थन तो आज भी मौजूद है। तो ये क्यों साजिश जी 116 117 का वो आज मौजूद है, वो नहीं गिर रही सरकार। लेकिन एक हवा बिठा के ये दिखाया जा रहा है कि शायद कुछ कांग्रेसी टूट जाएं। अरे जिसका मापदंड, जिनका जो ये समाज सेवा करने लिए आए थे, देश सेवा करने के लिए आए थे, और देश सेवा का मतलब ये कि वो रह के की जा सकती है। लेकिन यहाँ देश सेवा नहीं हो रही। ये देश को जानना पड़ेगा। जो कल तक कहीं किसी मौजूद नहीं था, उसकी विचारधारा कल कुछ और थी, आज उसने कैसे रातों रात बदल गई। ये कौन सी गंगा है जिसमें गोता लगाते विचारधारा बदल जाती है? हमारी तो नहीं बदलती। हमसे भी लोग कहते हैं जैदी साहब कम्युनिस्ट में क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। हम तो नहीं बदल पाते। लेकिन बड़े इल्जाम, निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन वापस लिया है, हिमायत वापस ली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जेडीएस में कोई तालमेल ही नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस के खासतौर से कुछ
एमएलएज हैं खुद इस मुहिम को वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब उनका भी इंटरेस्ट है कि थोड़ा फोड़ी करवाई जाए या पाला बदला जाए, क्योंकि इन दोनों में भी समन्वय नहीं है। कई बार तो वजीर आला कुमार स्वामी अपने समर्थकों के बीच में, हालांकि वो कहते रहे कि मैं भावुक हो गया था, जज्बाती हो गया था, लेकिन रोते पाए गए। ये तस्वीरें भी देखिए कि कहीं ना कहीं मैं दबाव में हूं, मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बाद में वो सफाई भी देते हैं कि नहीं मैं तो जज्बाती हो गया था, कुछ दूसरी बात थी। लेकिन कुछ सच्चाई तो है ना इस इत्तेहाद की, इस गठबंधन की, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं दिनेश सिंह जी आपकी तरफ आना चाहूंगा और यह जरूर पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, आप लोगों ने जो गोवा में किया, उत्तराखंड में आप कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आप लोगों ने जो कोशिश की, अब कांग्रेस बड़ी अलर्ट है इस बार या इस तरह। अब मध्य प्रदेश में भी हमने देखा इलेक्शन के बाद आप लोगों को और कांग्रेस के बीच में बहुत टफ फाइट थी, कांग्रेस ने मामले को संभाल लिया। अब वो वैसी ढिलाई नहीं बरतती, वो आपके खेल को अच्छे से भांप चुकी है और वो आपसे ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहकर अपने आप को बचाने की ताकत रखती है। सर इमरान जी, जहां जहां का आप बात की, अगर किसी एक राज्य की हम बात कर लें, मान लीजिए गोवा की हम बात कर लेते हैं, गोवा में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी हुई और जाके वहां रिसोर्ट में अगर सोएंगे 4 दिन तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने के लिए आए? पूजा करने के लिए आए कि राजनीति करने के लिए आए? अगर आप सोए हैं, आप सरकार बनाने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, गवर्नर के पास आप जाएंगे, संविधान का उल्लंघन करके हुए, राज्यपाल का दुरुपयोग करके वहां सरकार बनाएंगे। जय दी जी, सुन लेते। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बनाने हम गए, हम कौन सा संविधान की कोई धज्जी उड़ाए, हम कोई असंवैधानिक काम हमने किया? इसलिए हमने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, नंबर 1। दूसरी चीज, जब दोनों विपरीत विचारधारा, हमने कहा ना कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस और बड़ी माफी के साथ मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। देवेगौड़ा साहब, साबिक वजीर आजम, अपनी बात रख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। Those two leaders, the whole Karnataka BJP is far away from Karnataka, Bangalore. They are staying in Haryana. That itself shows they were unable to keep their own MLAs together. And they talk of, we are kept in Bombay, in some other hotel, 3 places they are marking. How many numbers? God only knows this. And all JDS members are all here. We are not going to shift them. They are in their own villages to perform this great festival. And even the Congress MLAs have not gone anywhere. Except Belgaum, a family dispute, 2 or 3 MLAs are there. And Kumaraswamy has also contacted them in phone. They said we are not going to BJP. They have made it amply clear. So now I don't know what drama. Tomorrow Yediyurappa is going to take oath, day after tomorrow, 18th is the deadline. And the 2 independent MLAs, they are not the MLAs, the party, any party. जेडीएस के सीनियर लीडर देवेगौड़ा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ही क्यों अपने लोगों को यहां वहां घुमाती फिर रही है, हमारे लोग तो अपनी जगह पर मौजूद है। और कांग्रेस के 3 लोग भी वजीर आला से पूछताछ करके पहले से जानकारी में रख करके मुंबई गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुंबई क्या मंदिर दर्शन करने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, और फिर जो बात बीजेपी के एक सीनियर लीडर वहां के महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि 2-3 दिन में बड़ी खबर मिल सकती है, उसके क्या मायने निकाले जाए और उसके बाद ये हलचल इतनी क्यों है, इतना डर और खौफ क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा तो दिनेश सिंह जी से पूछूंगा, देवगौड़ा जी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी को क्यों इतनी भागा दौड़ी लग रही है, क्या आप कह रहे थे कि हम कुछ नहीं करते हैं, यहां तो आप ही दौड़ भाग रहे हैं और बाकी लोग अपनी जगह पर हैं, बड़ा सवाल है। कर्नाटक का सियासी नाटक, जी आपने थोड़ी देर पहले देवेगौड़ा साहब को भी सुना, उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी क्यों अपने लोगों को लेकर भागी भागी फिर रही है, बाकी लोग तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि क्या विधायक जो है, एमएलए जो है, वो तौल रहे हैं, अभी मामले को देख रहे हैं कि किधर जाया जा सकता है, किधर नहीं जाया जा सकता है। इसमें अवाम के फैसले का कोई मान नहीं है, कोई उसका जो अवाम ने आपको, आपकी पार्टी को जो वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं यहां पर टूटता नजर आता है, वो विश्वास, वो भरोसा टूटता नजर आता है। ये एक बड़ा सवाल है। मैं राकेश कपूर जी की तरफ जाऊंगा। जी सर मैं आपके पास आऊंगा सर। या राकेश कपूर जी, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि आगे आने वाले 1-2 दिन में गिरने जा रही है कर्नाटक की सरकार, यह मामला संभल जाएगा? नहीं, जाहिर तौर पर सरकार गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, जो अभी सवाल उठ रहे हैं ना कि एक पार्टी को बहुमत दो, 2 को मत दो, बहुमत दो, मतलब हंग असेंबली कभी ना आए, तो ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है। इस तरीके की बात करना जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के खिलाफ है, चूंकि
और बीजेपी का जो रिकॉर्ड है, आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार को गिरा करके किस तरीके से बार में लोकतंत्र का रक्स कराया गया। आपने देखा वहां क्या हुआ था, किस तरीके से राज्यपाल का उपयोग किया, किस तरीके से बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जो पानी पी पी करके बीजेपी को कोसते थे, बीजेपी और उनका एक साथ मिलान हुआ और आज सरकार चल रही है। तो ये बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि सियासत अब तिजारत हो गई है, तिजारत अब सियासत हो गई है। लेकिन कांग्रेस अलर्ट हुई है कि नहीं सर? सवाल यह है कि कांग्रेस, देखिए जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, इन दोनों पार्टियों का अभी तक का जो इतिहास है, जो तवारीख है, हमें ये पता लगता है कि ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के हथकंडे करती रही हैं। गोवा में 2004 या 5 में वहां पर एमएलए का इस्तीफा करा दिया गया था। उसके बाद जो है वो असेंबली की स्ट्रेंथ कम करके और उसके बाद अक्सरियत साबित कर दी गई थी। और ऐसी अभी ये बात कर रहे थे कि ऐसी बात कर्नाटक के बारे में भी चल रही थी। तो इस तरीके के हथियार इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिससे आप असेंबली के मेंबर बन करके सरकार के जरिए तिजारत माने ज्यादा से ज्यादा जरदारी कैसे हासिल की जाए, ये मुसीबत आ गई है लोकतंत्र के ऊपर। ये बहुत खतरनाक हालात है। और जो दूसरी बात यह है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, जो अभी तर्जीहकार जो बैठे हुए हैं आपके, इन्होंने फरमाया कि एक ही पार्टी के आए, तो ये बीजेपी भी धमकाना चाहती है। अब बीजेपी किस अंदाज में, किस अंदाज में आप 24 घंटे एक मिनट बोलिए, एक मिनट जरा चुप रहिए। उस समय दल बदल कानून नहीं था, अब जरा पूरे समझूंगा आपसे दल बदल कानून के बारे में। जी। तो आप ये देखें कि किस तरीके से जो है वो इस मुल्क की सियासत चल रही है। और चूंकि गठबंधन बन रहे हैं अपोजिशन के, तो बीजेपी ये पैगाम, ये मैसेज देना चाहती है कि गठबंधन की सरकार बनाओगे तो यही हाल होगा, एक पार्टी की सरकार बनाओ। ये लोकतंत्र में नहीं है संभव। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 24 दलों की सरकार थी, 5 साल चली। और उसके बाद से भी मनमोहन सिंह की सरकार 23 दलों की सरकार थी, 10 साल चली। 15 साल नेहरू जी की सरकार चली एक पार्टी की। मनीष जी, ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। कोई सवाल नहीं है मनीष जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, पता नहीं कांग्रेस के मान लीजिए अगर विधायक टूटते हैं, मान लीजिए जैसा कि खदशा है कांग्रेस को भी है, हालांकि वो कह नहीं रहे हैं, और बीजेपी कह रही कि हम तो बहुत सही और सच्चे हैं, चाल चरित्र और चाहने वाले हैं। ये बताइए, क्या ये दल बदल कानून से कवर हो पाएगा क्या? बिल्कुल, ये दल बदल कानून में कवर होगा। और जैसा कि मैं पिछले इस मोदी सरकार के 4 साल की कार्यप्रणाली को देख पा रहा हूं, तो अगर ऐसा कुछ प्रयास चल भी रहा है, जैसा कि ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई चल रहा है, तो ये नई स्ट्रेटेजी के तहत इन सब कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा होगा। यानी ये अपनी विधानसभा से इस्तीफा देंगे, तो जिसका रिजल्ट ये होगा कि इनके जो विधायक हैं, इनकी संख्या अपने आप ही बहुमत के नजदीक पहुंचती चली जाएगी। अच्छा। अगर ऐसा संभव हुआ तो ये एक सतही तौर पर एक फेयर गेम होगा कि भाई हमारे विधायक तो अपने थे, हमारी संख्या अपने आप ऊंची होगी। तो हम दल बदल कानून के विरोध में नहीं है, और दल बदल कानून से हमारे पे कोई संपर्क नहीं है। जैसा भी कपूर साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र में संभव नहीं है। अरे लोकतंत्र में एक ही चीज है, वो है वोट। हर मतदाता को अपना वोट देना और उसे अपनी इच्छा से निष्पक्ष देना है। किसको देता उसका रिजल्ट है। आप अभी गोवा की और उत्तरांचल की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं शुरुआत कहां से हुई। ये प्रथाएं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है या विधायकों को पद का और धन का लालच देके खरीदा बेचा जाए, ये शुरुआत कहां से हुई। आप याद करें, आज से कुछ 20-25 साल पहले हरियाणा में आयाराम गयाराम का एक मुहावरा 20-25 साल पहले नहीं, वो 67 की बात है यार। हाँ। तुम पहले पूरा इतिहास जानो। तो लेकिन इमरान में मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, ये दल बदल कानून को किस तरीके से बाजीगरी अंदाज में बिल्ली से कबूतर और कबूतर से बिल्ली कर दिया जाता है, ये हमने देखा था। ये हमने देखा था कर्नाटक में असेंबली का जो स्पीकर होता है। एक मिनट जरा मुझे बात कहने पूरी दे भाई, जरा मुझे इजाजत तो दें आप अपनी बात रखने की। तो जो हमने देखा कि दल बदल जो कानून है, इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखा उत्तराखंड में, ये हमने देखा अरुणाचल प्रदेश में, और ये हमने देखा और दूसरे भी राज्यों में, और कर्नाटक में देखा। कर्नाटक में खुद जनाब आली
येदियुरप्पा साहब की सदारत में देखा। क्योंकि स्पीकर, असेंबली का जो स्पीकर होता है उसके हाथ में बहुत पावर होती है। जी जी। और वो असेंबली के अंदर जो है वो उसके बाद वो डिजोरे जुडिशियल पावर्स भी होती हैं उसके पास। तो वो सारे जो फैसले ले सकता है वो किसी मेंबराने असेंबली की हैसियत के बारे में वो पूरे अख्तियार के साथ फैसले ले सकता है। और जिस तरीके से किया जा रहा है, पहले पंजाब में भी हुआ था, जिस तरीके से स्पीकर का इस्तेमाल करती हैं जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, तो वो हम सब देख चुके हैं। तो दल बदल कानून को किस तरीके से उसको बेदम कर दिया जाता है ये भी हमारे सामने है। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा, यही मैं कह रहा हूं, आप एक बार कल्याण सिंह की सरकार की तरफ जाइए। जो सबसे बड़ा जो कल्याण सिंह की सरकार में आपने जगदम्बिका पाल को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। अब आप देखिए ना, वो आप मेरे ख्याल से आप, सर मैं यही तो कह रहा हूं। नहीं, मेरे ख्याल से आप जो है कहीं का रोड़ा जोड़ रहे हैं। हम दल बदल कानून की आड़ क्यों ले रहे हैं? ये तो विधायकों का मॉरल होना चाहिए। विधायकों का मॉरल खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है? सब कहीं ना कहीं इस हमाम में दिनेश सिंह जी विचारधारा हालात वही है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, और आप लोगों पर कुछ ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ये कलाकारियां कुछ पिछले दिनों ज्यादा कर दी। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कलाकारी नहीं। अभी हमारे कांग्रेस के भी साथी यही बात करे, तो हमारे सियासी तजुर्बेकार जो है अपनी बात रख रहे हैं। सबको अपनी बात अपने नजरिए से रखने की पूरी इजाजत भी है, सब रखेंगे भी। लेकिन देखिए दो चीजें, जब आप विकलांग होते हैं तो आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहे कर्नाटक में वहां विकलांगता को हासिल किया, चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के सरकार बनने के पहले एक किटी पार्टी हुई थी, उसमें भी मायावती और अखिलेश नहीं आए, और सरकार में समर्थन देने के बावजूद भी मायावती नहीं गई मध्य प्रदेश के वोट में। और आज भी अपने जन्मदिन पर उन्होंने पी कर कोसा, और सरकार बनने के बाद उस दिन गठबंधन जिस दिन हुआ था सपा के साथ, उस दिन भी उन्होंने कोसा। तो ये कौन सा है? ये मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती के लिए नहीं। और दूसरी, ये हो क्यों रहा, मैं उस पर आता हूं। आज हमारे अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी, अरे ये आपकी देन है, ये आपका चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। दिक्कत क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी छूत हो गई है, इसको कोई भी जो है स्वीकार करना नहीं चाहता। आप अभी तक महागठबंधन की बात हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी हम महागठबंधन में आएंगे, हम महागठबंधन में आएंगे, महागठबंधन को लीड करेंगे, हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। और दो दलों का गठबंधन हो गया और कांग्रेस पार्टी एक तरह से इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इतने दिन तक सियासत में रही, सरकारों में रही, वो कटोरा लेके दर दर भटक रही कि हमको भी दे दीजिए। दिक्कत क्या है? और दूसरी हालत आप देख लीजिए, बिहार में वही स्थिति इनकी हो गई। बिहार में नहीं पूछे जा रहे हैं इनको कितनी सीट मिलेगी कितनी नहीं, ये दया के पात्र हुए। यही स्थिति, ये जो हालात हुए हैं कर्नाटक को, बाकी तो हमारे सियासी तजुर्बेकार बताएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, ये अभी लोकसभा का जो चुनाव है वहां भी किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, ये उसका गुड़ा भागी अपने लोगों को खुद इधर उधर करके ये प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में आप बिल्कुल तीन कांग्रेस के विधायक दर्शन करवा रहे थे भैया, ये छुट्टियां मनवा रहे, सुन ली नहीं, अरे वो विधायक हैं, वो कक्षा 2 के छात्र नहीं है, वो विधायक है, आपके संपर्क में होंगे, आप बुलाइए ना उनको, आप उनको सुरक्षा दीजिए अगर डर है। मैं तो कह रहा हूं अगर किसी ने ऑफर दे दिया है, अगर कभी तो सीएम चिंता में है, बोलते भी नहीं बन रहा है, कह रहे हैं और आप में थे, फिर उसका घबराहट जी कहीं नहीं ना, घबराहट उनको है भाई। अब दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि हम अपने विधायकों को, हमारे तो विधायक आए थे रामलीला मैदान में, आपने 2 दिन देखा होगा। हम तो 19 की रणनीति तैयार कर रहे हैं, हम उत्सव नहीं बना रहे हैं। हमारे लिए तो उत्सव होगा 19 की जीत का। ठीक है अरशद आजमी साहब, ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं मैं जदी साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन अरशद आजमी साहब आपको जवाब देना होगा दिनेश जी की बातों का कि आप लोग ये इस तरह के माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा है कुछ नहीं। देखिए बात कोई छुपी नहीं है, इनके खरीदो फरोख्त का जो कारोबार इनका शुरू से रहा है वह उसकी बात तो वह अभी हो ही रही है यहाँ पे। अब ये आ गए, इनके पेट में दर्द होने लगा कि गठबंधन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बड़ी परेशानी इस बात की है कि ये पूरे 5 साल इनका वक्त कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते कहते गुजर गया। इनको जनता ने बैठाला था कि देश की अर्थव्यवस्था सही करेंगे, इनको जनता ने बैठाला था कि नौकरियां देंगे, इनको जनता ने देश हित में जो भी ये अच्छे कार्य कर सकते थे इसलिए बैठाला था। और ये इनका पूरा 5 साल आपने देखा कि जितना नाम इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का लिया होगा, मैं नहीं समझता हूं कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लिया। ठीक है सर, लेकिन मध्य प्रदेश में भी खतरा ही है, ये भी सुन लीजिए। चर्चा तो ये भी होती है कि मध्य प्रदेश में भी खतरा ही है आपको, कभी भी कुछ भी।
नहीं, देखिए इनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को अलर्ट रहना होगा। ये तो देश भी समझ रहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ये देश जानता है कि ये ठीक है, ठीक है जैदी साहब, बस मैं जैदी साहब को जाना, इसलिए जैदी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बातें अरशद आजमी साहब इनके लिए कह रहे हैं और ये बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, और मायावती कहती है कि ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी इनकी एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की तरह ही व्यवहार करते हैं, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इन विधायकों का बीजेपी से कोई डील हो जाती तो बीजेपी कभी भी इसका पर्दाफाश नहीं करती। वो चुप चुपाते डील को अंजाम देती, डिजाइन कराती है, समर्थन की चिट्ठी लेती। इसका मतलब अगर डील हो रही है तो वो डील नाकाम हुई है, इसीलिए बीजेपी ने इसे पर्दाफाश किया है। दूसरे एक भारी बहुमत की बात हो रही है, मेरा मानना है और एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारी बहुमत की सरकारें नेताओं को सरकश बनाती हैं। और एग्जाम के लिए नहीं, अगर डील नहीं भी हो पाई सर तो ये बता दीजिए, बीजेपी अपने लोगों को लेकर 104 लोगों को लेकर इधर गुड़गांव में क्यों बैठी हुई है? गुड़गांव में बैठी होगी, पहले से उनका रहा होगा, लेकिन इस डील को खत्म हो चुकी है। वो डील मुकम्मल हो जाती है, किसी मंजिल तक पहुंच जाती तो इसका पर्दाफाश बीजेपी नहीं करती है। इसका मतलब हुआ है अब वो बदनाम करने की साजिश है, सरकार नहीं गिर रही है अगर 2 आजाद उम्मीदवार भी चले जाते हैं। मसला ये नहीं है, भारी बहुमत की वकालत की जा रही, भारी बहुमत सरकार को सरकश बनाते हैं। और सरकश का एग्जाम्पल आप दिल्ली की सरकार दे सकते हैं, अपनी मनमार्जी, विपक्ष नहीं है। क्योंकि विपक्ष जो है लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, सरकार की सरकशी पे लगाम लगाने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए, केंद्र सरकार देख लीजिए, जो सरकश का नमूना जीता जागता उदाहरण है। मैं जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं उनकी बात से सहमत हूं, और बिल्कुल आज की राजनीति पे अगर परिभाषित किया जाए तो सियासत अब तिजारत हो गई है, और तिजारत का मकसद यकसर लूट ही है। बीजेपी की तारीख के अंदर इस तरह की जो घटना हो रही है, कार हाय नुमाया तमाम देश में देखने को मिलते हैं, जिनका एग्जाम्पल पत्रकार महोदय ने दिया कि आप उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए और तमाम जगह देख लीजिए, तो ये करते हैं। तो जब मकसद तिजारत का, राजनीति का मकसद, सियासत का मतलब तिजारत हो जाता है, तो देश की आवाम को ये समझना होगा। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि रातों रात कौन सी ऐसा फार्मूला होता है कि अमीर हैदर जैदी कम्युनिस्ट से दक्षिणपंथी बन जाते हैं, कैसे विचारधारा बदल जाती है, या कोई साहब दक्षिणपंथी होता है तो कम्युनिस्ट हो जाते हैं। तो ये जब तक विचारधारा की लड़ाई में इन लोगों का चुनाव के दौरान में इन लोगों का अध्ययन नहीं होगा, जनता इनसे सवाल नहीं करेगी, तब तक ये सवाल बनेंगे। विचारधारा का राजनीति के अंदर बेदार होने की बहुत जरूरत है सर। कर्नाटक का सियासी नाटक देखना ही होगा, इसका अंजाम क्या होता है। हमारे पैनल के कुछ लोग कहते हैं कि मामला संभल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लोकसभा इंतखाबात से पहले ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन खदशा ये भी है कि बीजेपी पर जो इल्जाम लगता रहा है या बीजेपी का तरीकाकार रहा है, कोशिश जो होती है हुकूमत बनाने की, उसको भी एक बार वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करके देख सकती है, कोशिश करके दे सकती है। और इसीलिए जो इल्जाम लग रहे हैं कि वो अपने लोगों को लेकर के गुड़गांव में है। मैं एक बार फिर अरशद आजमी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। अरशद साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, लेकिन मखलूत हुकूमत जो चल रही है जेडीएस और कांग्रेस की, उसको लेकर भी बड़ी बातें सामने आती रही। आपके ही विधायक, जेडीएस के भी लोग कहते हैं कि फैसले लेने की इस हुकूमत में हिम्मत नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, वो अपने काम नहीं करवा पाते हैं। और जब विधायक इस तरह की बातें कहने लगे तो हालात समझ में आते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं, देखिए सरकारें चलती हैं, उसमें आपस में मनमुटाव भी होता है, और आपस के लोग ही एक दूसरे से शिकायत कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन इन सब चीजों का नाजायज फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कदम बहुत तेज आगे बढ़ा देती है। अगर उसको कहीं से इस तरह की सुगबुगाहट लगी तो मैं समझता हूं कि उनके लिए तो जैसे मरता क्या ना करता, एक जीने की आस मिल जाती है, और ये अपने पैसे और पावर को लेकर के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं। अगर कहीं कोई विधायक ने अगर ये बात कही होगी, वो आपसी बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से एमपीज मोदी जी से नाराज थे और उनकी नहीं चलती थी, उनको वहां पर सफोकेशन फील होती थी। इसका मतलब ये नहीं था, लेकिन इनकी जो आदत है, ये जो है, जब भी इस तरह की कोई हल्की सी आग भी इनको नजर आती है
तो ये अपना पावर, अपने पैसे, नहीं तो जब आपको पता है कि सामने इतना खतरनाक मुतबादिल है और वो इसी फिराक में रहते हैं, तो आप लोग अपना घर ठीक से क्यों नहीं संभालते हैं? आप अपने लोगों को काबू में क्यों नहीं रखते हैं? जो कहीं ना कहीं नाराजगी हो रही है उसको ठीक तरह से संभालने की कोसीश क्यों नहीं करते? ठीक हुई है। आप देखिए, कोई विधायक अगर था तो उसने आकर संपर्क भी किया है, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर के साथ संपर्क में है। इनके मिस्टर आनंद साहब जो थे, उन्होंने थोड़ा कहीं शिकायत उनको हुई थी, लेकिन उन्होंने दोबारा संपर्क कर लिया है और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया है इस बात को कि जो है किसी भी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। तो सवाल ये कि सरकार जिसकी है उसको कोई खतरा नहीं है, तो इनकी सुबुकाहट और इनको इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? ये अपने विधायकों को लेकर के क्यों इकट्ठा होटल के अंदर बैठे हुए हैं? ये कौन सा माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए। हम तो कह रहे हैं, बिल्कुल हम भी अभी भी कह रहे हैं, हमारे विधायक दिल्ली में आए हुए थे, हम गुड़गांव में बैठ के हम तो 19 की चर्चा कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, रैली करनी। आपकी तरह हम सरकार बनाने और गिराने में नहीं लगे हुए हैं, हम तो अपनी तैयारी के लिए बात कर रहे हैं। हमारे विधायक तो जाएंगे कर्नाटक में, हमारा और येदियुरप्पा साहब बहुत एक्टिव हो गए हैं दिल्ली में, वो डेरा जमा के बैठे हैं। भैया विधायक से बात कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली में। क्योंकि कर्नाटक में 2 MLA ने बात की है, इसलिए बाकी प्रदेशों में ना आप नहीं चर्चा करेंगे वहां के विधायक क्या करें। हमारे सारे विधायक कहीं ना कहीं बैठ के 19 की प्लानिंग करें। और अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे कि इनको पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। अरे पेट में किसको दर्द हो रहा है? मोदी जी को आने से ना, वो इलाज कराने के लिए उनके पास आप लोग घूम रहे हैं जिनका आप मुंह नहीं देखने की कोशिश कर रहे थे, और इनका इलाज पार्टी नहीं करती है। इनका इलाज जरा सुनिएगा, आप सवाल उठाते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। इनका इलाज जो है पार्टियां नहीं करती हैं, इनका इलाज जनता करती है। 19 के चुनाव में आपका इलाज जनता करेगी। और सुनिए, मोदी जी मूली घास नहीं है, आपके निकालने से, पार्टियों के हटाने से मोदी जी नहीं है, ना आपके बैठाने से मोदी जी बैठे हैं। हम तो ये भी सुन रहे हैं कि बीजेपी जल्दी कर्नाटक में कुमारस्वामी की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने इतनी भारी प्रस्ताव ला सकती है बीजेपी, ये भी सुन रहे हैं। संभव है। अरे हम कह रहे हैं कि हमको कहाँ जरूरत, हमको कहाँ हड़बड़ाहट है? ये सिर्फ क्या आप एक चुनाव आप जीते हैं, 3 चुनाव नहीं, एक चुनाव आप जीते हैं और 3 राज्यों में आपने सरकार बना दी, उसमें इतना अहंकार आपको दिख रहा है। हम तो लगातार 48 चुनाव जीते हैं, 48 चुनाव हमने जीता। हमने जो पहले कहा, फिर कह रहा हूं, आज हम ऑपरेशन लोटस की बात है, हम हर घर में हम कमल खिलाना चाहते हैं। हमारा ऑपरेशन, हम दिल में कमल खिलाना चाहते हैं। अब राहुल गांधी इनके लिए अगर भस्मासुर हो गए हैं, जिसके साथ जाते हैं वही भस्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भस्म हो गए, बिहार में आप आरजेडी के साथ गए, कर्नाटक में आप जेडीएस को भस्म करना चाह रहे हैं, क्या करें? मध्य प्रदेश में हाथ रख लेंगे, खुद ही भस्म हो जाएंगे। अरे जब तक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की तो स्थिति में बदल सकती है। ठीक है, समझिए। नहीं, बीजेपी को अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि राहुल गांधी भस्मासुर है। क्यों नहीं भैया, जिसके साथ गए उत्तर प्रदेश, यही तो मैं कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं इमरान जी, मध्य प्रदेश में 1% वोट हमको, हमने कहा सरकार इन्होंने बनाई है, सरकार इन्होंने बनाई है, इनको सीट इनको मिली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरे जरा सुनिए, 0.5% वोट राजस्थान में कम हुआ है। ये अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार, वही तो मैं कह रहा हूं, अहंकार होगा। देश की पार्टियां, सियासी पार्टियां प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। राहुल गांधी के लिए इसके अहंकार को आवाम ने पसंद नहीं किया, ये देखने वाली बात है। चलिए, मेरे पास 30 सेकंड का वक्त अब आ गया है। फाइनल कमेंट हमारे मेहमानों से मैं लूंगा। सर, फाइनल कमेंट, बहुत अच्छी चर्चा रही है और मैं राकेश जी का रुख करता हूं। सियासत तिजारत में तब्दील होती जा रही है, आप कह रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अगले आने वाले दिनों में सरकार भी सेफ रहेगी। फाइनल कमेंट, तो ये सब हो किस लिए रहा है? फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ इस बात में दम जरूर है कि जेडीएस और कांग्रेस में, चूंकि लोकसभा के इलेक्शन है, सीटों को लेकर के आपस में कुछ कश्मकश हो सकती है। लेकिन ये बार बार जो मध्य प्रदेश की जो बात की जा रही है, ये अपने पैरों पर अगर बीजेपी को कुल्हाड़ी मारनी है तो बात और है। मध्य प्रदेश में मुकाबला किसी से नहीं है, कमलनाथ से है, जरा सोच के रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सियासत चल रही है, बार बार ये राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भाई एक उगता हुआ सितारा है, अब इसे कबूल करो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। दिनेश जी, 30 सेकंड।
सितारे को दूसरे की रोशनी की जरूरत होती है। सितारा अपनी रोशनी से कभी टिमाता नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनके साथ हम यही चर्चा करें। भैया महागठबंधन की बात करते थे, आज सपा बसपा दोनों ने दूर कर दिया है उनको, उनकी दया पर जीवित है। बिहार में उनका हश्र देख लीजिए, कितनी सीट कौन दे रहा है पता ही नहीं है। आप कर्नाटक का नाटक आप देख ही रहे हैं। ये नाटक तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज छूत की पार्टी हो गई है। कोई उनके साथ जाना नहीं चाहता, जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। तो आप अपने आप को बताइए, भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ने में विश्वास, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ठीक है। अरशद आजमी साहब 30 सेकंड फाइनल कमेंट। इनका जनाधार इनको खुद अच्छी तरह पता है कि ये पूरे तरीके से इनका जनाधार खत्म हो चुका है। अब जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि ये क्या कहें और क्या कौन से वादे की दुहाई दें। तो सवाल ये है कि मरता क्या ना कर बौखलाहट के कदम, गलत कदम उठने वाले, जब बौखलाहट होती है तो गलत कदम उठते हैं। ठीक है सर, आपका वक्त पूरा होता है, बहुत शुक्रिया। मनीष कुमार गुप्ता जी फाइनल कमेंट। मेरे विचार से बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में है, कुछ ऐसा बड़ा करने वाली है ताकि दक्षिण में उसका रास्ता खुला रहे और आगे जाके तमिलनाडु केरला में उनका विस्तार हो। इसलिए मेरे विचार में किसी न केंद्र प्रकरणी वो इस सरकार को अपनी सरकार बनाने का प्रयास में लगी है और संभवतः सफल भी होगी, ऐसा मेरा निजी सोचना है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इस इलेक्शन में, जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, उसे कंफर्ट मिलने में दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार साउथ में फिर घुसने की कोशिश बीजेपी कर रही है और तमाम कोशिश वो करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब देखना ही होगा कुमारस्वामी और कांग्रेस किस तरह से बचा पाते हैं अपने आप को। ये उनकी सियासी हिकमत अमली आगे आने वाले दिनों में दिखाएगी, या फिर बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की कोशिश में, वो भी साफ दिख जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को, इस चर्चा को सुनने के लिए आपका, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप देखते रहिए जी सलाम।